पहले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन क्या है उसके बारे में देखा था और साथ साथ उसके जो स्कोप है वो भी देखा था, जिसके अंदर हमने कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 पॉइंट देखे थे। कंजम्पशन में हमने डिमांड ऑफ लॉ और मार्जिनल यूटिलिटी जो कंजम्पशन की फंक्शन है उसे भी देखा था। प्रोडक्शन में हमने प्राइस और प्रोडक्शन का रिलेशन क्या है वो देखा था और किसी भी चीज़ की कीमत किस तरह से डिसाइड होती है वो बात देखा था और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है वो देखा था। अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो डिफिनेशन है जो बोल्डिंग ने दी है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसे हम इन डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। मागच्या तासामध्ये आपण अर्थशास्त्र म्हणजे काय त्याविषयी अभ्यास केलं। त्याचप्रमाणे आर्थिक प्रश्न काय असतं त्याविषयी पण चर्चा केली। त्याचबरोबर सूक्ष्म अर्थशास्त्राची जी व्याप्ती आहे त्याविषयी चर्चा केली। त्यात आपण मुख्य करून उपभोग, उत्पादन, विनिमय आणि वितरण या 4 घटकांचा अभ्यास केला। उपभोगमध्ये आपण मागणीचा नियम, घटत्या उपयोगितेचा नियम, समसीमांत उपयोगितेचा नियम याविषयी थोडक्यात चर्चा केली, कारण पुढे हे डिटेल्समध्ये आहेत। त्यानंतर आपण उत्पादनाविषयी चर्चा केली की उत्पादन कसं होत असतं, त्याचप्रमाणे त्याच्यामध्ये खर्च कसा असतं, त्याचे परिमाण किती असतात। त्यानंतर आपण विनिमय हा घटक बघितला, त्यात कोणत्याही वस्तूची किंमत कशी ठरते ते बघितलं। त्यानंतर वितरणमध्ये सरकार कोणत्या वस्तूचे वितरण किती करते, कोठे करते, कसे करते ते आपण सविस्तर बघितले। पुढे याविषयी सुद्धा टॉपिक आहेत, त्यावेळेस आपण अजून जास्त सविस्तरमध्ये बघणार आहोत। या लेक्चरमध्ये आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्राची एक व्याख्या आहे ती प्रोफेसर बोल्डिंग यांनी दिलेली आहे। त्यामध्ये बरेच मुद्दे आहेत ते आपण सविस्तरपणे अभ्यास करूया। प्रोफेसर बोल्डिंग इनकी जो डेफिनेशन है इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज़, ये उनकी डेफिनेशन है। इसमें अगर हम कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं जिसमें पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल्स इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटी, ये पॉइंट्स है, इन्हें हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब इनका ये कहना है कि अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें इन सब चीज़ों की मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में आते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी लेखक हैं, सब की अपनी अपनी डिफिनेशन होती है और वो सब अपने अपने तरीके से बताते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए और नहीं आनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है राइटर की सोच के ऊपर। तो इनके हिसाब से ये सब चीज़ें आनी चाहिए। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन देखी थी, तो उसमें सबके डिफिनेशन डिफरेंट हैं। उसके अंदर जो रॉबिन्सन की डिफिनेशन है वो ज़्यादा ठीक लगी, इसलिए हमने उसे इन डिटेल में लिया। यहाँ पर भी प्रोफेसर बोल्डिंग की जो डिफिनेशन है वो ज़्यादा डिटेल में है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर हुए हैं, तो इसलिए हमने ये डिफिनेशन ली है। इसके अंदर जो पहला पॉइंट हम अंडरलाइन कर सकते हैं जिसे हम स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म कह सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किसी एक इंडस्ट्री की डिटेल में स्टडी की जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो औरंगाबाद में वीडियोकॉन कंपनी है। अगर हम वीडियोकॉन कंपनी की इन डिटेल स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। जैसे वीडियोकॉन के अंदर लेबर्स कितने काम करते हैं, उसके बाद वहाँ पर मशीनरीज़ कितनी हैं, वहाँ पर प्रोडक्शंस कितना होता है, वहाँ पर प्राइस लेवल क्या है, वहाँ के जो लोग हैं उनको वेजेस कितना दिया जाता है,
उसके बाद उनकी ईयरली इनकम कितनी है, उनका उस इंडस्ट्री का रेंट कितना है, उन्हें प्रॉफिट कितना होता है। ये सब चीज़ें जो है हम बारी बारी से स्टडी कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सेकंड पॉइंट, पर्टिकुलर हाउस होल्ड। तो इसके अंदर जो है हम किसी एक घर की भी स्टडी कर सकते हैं कि वो घर के अंदर लोग कितने रहते हैं, उनका बिजनेस क्या है, उनका इनकम कितना है, वो क्या काम करते हैं, और साथ साथ उनकी सेविंग कितनी है, उनका इन्वेस्टमेंट कितना है। ये सब जो चीज़ें हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। उसी के साथ दूसरा जो पॉइंट है जिसको हमने अंडरलाइन किया है, उसके अंदर है पर्सनल प्राइस। जैसे कोई अगर टेलर है, टेलर ने कोई ड्रेस अगर सिलाया है तो उसकी जो प्राइस है वो उसकी अपनी पर्सनल प्राइस होती है, वो अपनी पर्सनल प्राइस के ऊपर वो चीज़ को बेच सकता है। जैसे अगर उसे लगा है कि हमने जो ड्रेस बनाया है वो काफ़ी अच्छा है, उम्दा है, और उसकी जो प्राइस है हम मार्केट से 200 रुपये ज़्यादा रखेंगे और वो बिक जाएगा, वो ये उसकी अपनी सोच है। तो इसकी जो स्टडी है वो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने अंडरलाइन किया है वो है लेबर, वेजेस के तौर पर। तो वेजेस जो है वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कोई कंपनी के अंदर कोई इंसान है जो अगर 10 साल पहले से काम कर रहा है तो उसको जो वेजेस दिया जाता है वो ज़्यादा होता है, और उसी के साथ दूसरा इंसान है जो अभी अभी कंपनी ज्वाइन किया है, उसको जो वेजेस दिया जाता है वो वेजेस थोड़ा कम होता है। अगर कोई ऑफिसर है, मैनेजर है, तो उसका जो वेजेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जो सादा लेबर है जिसको बिल्कुल भी कुछ आता नहीं है, मतलब अनस्किल अगर लेबर है, तो उसको वेजेस दिया जाने वाला कम होता है। स्किल लेबर है जो किसी चीज़ में महारत हासिल रखता है तो उसे दिया जाने वाला वेजेस बहुत ज़्यादा होता है। चौक पे जो लोग काम करते हैं, कामगार चौक के ऊपर, तो वहाँ पे जो लेबर्स होते हैं उनका वेजेस अलग होता है। अगर वहाँ पर मिस्त्री है या स्किल वाले लोग हैं तो उनका वेजेस अलग होता है। पर डे पे काम करने वालों का अलग होता है। घर में जो लोग काम करते हैं जैसे काम वाली बाई वगैरह, तो इनका वेज अलग होता है। तो वेजेस जो है सभी के डिफरेंट होते हैं, और इनको बारीक पैमाने पर बारीकी से जो इनकी जो स्टडी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। उसी के साथ हमने नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन किया था इनकम। तो इनकम जो है हर इंसान की अलग अलग होती है। अगर एक घर के अंदर 10 लोग भी हैं तो सबकी जो इनकम है वो एक जैसी नहीं हो सकती है। जैसे मजदूरी का था, वेजेस का था, उसी तरह से इनकम का भी होता है कि तो जो लेबर है उसकी इनकम मंथली कम होती है। कोई अगर इंडस्ट्रीज है तो उसकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसी तरह से अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसकी इनकम कम होती है, और जो इंसान बिल्कुल भी काम नहीं करता उसकी इनकम ज़ीरो होती है। तो इस तरह से इनकम के जो पार्ट्स है वो अलग अलग हैं, सबके एक जैसे नहीं होते। तो इन सब की जो स्टडी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। अगर कोई इंसान कमाता है तो भी उसकी क्वांटिटी होती है, वो अगर नहीं कमाता है तो भी उसकी क्वांटिटी होती है। उसी तरह से इंडिविजुअल इंडस्ट्री, कभी कभी इंसान की जो है छोटी मोटी इंडस्ट्री होती है। जैसे किसी के पास आइसक्रीम का छोटा सा कारखाना हो, किसी के पास बर्फ़ का छोटा सा कारखाना हो, तो ये जो स्टडी है वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। अभी अगर हम वीडियोकॉन और एक छोटा कारखाना देखें तो दोनों भी कारखाने हैं। वीडियोकॉन की साइज़ अगर थोड़ी बड़ी है तो फिर भी उसकी जो स्टडी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है, क्योंकि वो एक यूनिट है, यूनिट की स्टडी माइक्रो में की जाती है। उसी तरह से जब हम किसी आइसक्रीम या बर्फ़ वाले कारखाने की स्टडी करते हैं इंडिविजुअल में, तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आता है। उसी के साथ साथ कुछ अगर चीज़ें हैं तो उन चीज़ों की स्टडी भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। जैसे कोई अगर कूलर है, उसके बाद कोई फ्रिज है, या कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो उनकी जो स्टडी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। ये सब हमने पॉइंट देखे हैं। इसमें से अगर हम शॉर्ट में ये बताएं कि किसी भी चीज़ की अगर छोटे पैमाने पर स्टडी करना है तो उसकी स्टडी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है, और इसका जो अपोजिट है मैंने आपको इससे पहले बता दिया था। इसी चीज़ को अगर हम बड़े पैमाने पर स्टडी करते हैं तो वो स्थूल में आता है, मैक्रो में आता है। जैसे इन्हीं चीज़ को हम एक शॉर्ट में समझ लेते हैं।
जैसे अगर हम देखते हैं इंडस्ट्री के बारे में, अगर हम वीडियोकॉन की स्टडी करते हैं तो वो हम माइक्रो में करते हैं। उसी के साथ साथ अगर महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी टीवी कंपनियां हैं या जितनी भी फ्रिज कंपनियां हैं, इसकी अगर हमको स्टडी करना है तो वो माइक्रो में चला जाएगा, स्थूल में चला जाएगा। अगर हम किसी एक इंसान की स्टडी की बात करते हैं, उसके इनकम की बात करते हैं, या किसी एक घर की स्टडी की बात करते हैं तो वो माइक्रो में जाएगा। उसके अपोजिट अगर हम महाराष्ट्र में जितने भी घर हैं उनके इनकम की बात करते हैं या बाकी सोर्सेज की बात करते हैं तो वो माइक्रो में चला जाएगा। अगर हम किसी एक चीज़ की प्राइस की बात करते हैं लोकल लेवल पर तो वो माइक्रो में आएगा, और वही चीज़ जब हम इंडिया लेवल पर उसके बारे में सोचते हैं तो वो माइक्रो में चला जाएगा। वेजेस में बिल्कुल वैसे ही है, अगर हम किसी एक इंसान के वेजेस की बात करते हैं तो वो माइक्रो में, और उसके अपोजिट वो मैक्रो में। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनसे हमको ये समझ में आता है कि जब हम किसी चीज़ की छोटे पैमाने पर स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो में आता है, और जब उसकी बड़े पैमाने पर स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो में चला जाता है, स्थूल में चला जाता है। तर बाकीच्या ज्या व्याख्या आहेत त्या व्याख्यामध्ये प्रोफेसर बोल्डिंग यांची जी डेफिनेशन ही खूप चांगली आहेत। तर त्यांच्या व्याख्येनुसार प्राध्यापक बोल्डिंग यांच्या मतानुसार विशिष्ट उद्योग संस्थेचा, विशिष्ट कुटुंबाचा व्यक्तिगत किंमत, मजुरी, उत्पन्न, व्यक्तिगत उद्योग तसेच विशिष्ट वस्तूंचा अभ्यास म्हणजे सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तर यामध्ये बरेचसे पॉईंट आहेत। त्यातला पहिला मुद्दा आहे उद्योग संस्थेचा। तर त्यांच्या मतानुसार हे जे आपण पॉईंट्स पाहिलेले आहेत त्या पॉईंट्सचा अभ्यास मायक्रो इकॉनॉमिक्समध्ये, सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो। उदाहरणार्थ औरंगाबादमध्ये व्हिडिओकॉन नावाची कंपनी आहे, त्या कंपनीचा अभ्यास आपण जेव्हा मायक्रो सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये करतो त्यावेळेस त्या कंपनीमध्ये लेबर किती आहेत, त्या कंपनीमध्ये मशिनरी किती आहेत, त्यांचं उत्पन्न किती आहेत, त्यांना त्यात काम करणाऱ्या लोकांना पगार किती दिला जातो, मॅनेजरला किती पगार मिळतो, त्यानंतर त्यांच्या वस्तूंची किंमत किती आहेत, मग त्यांचं वार्षिक उलाढाल किती आहेत, त्यांना किती नफा राहतो, ह्या सर्व ज्या गोष्टी आहेत त्या सर्व गोष्टी आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये बघतो। त्याचप्रमाणे जर आपल्याला एखाद्या विशिष्ट कुटुंबाचा अभ्यास जर करायचा असेल, फक्त एका कुटुंबाचा अभ्यास, तर त्यावेळेस आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्राचा उपयोग करतो। उदाहरणार्थ एखाद्या कुटुंबामध्ये जर 4 ते 5 लोक असेल तर मग त्या 4-5 लोकांचं उत्पन्न किती आहेत, वैयक्तिक उत्पन्न किती आहे, सर्वांचं मिळून उत्पन्न किती आहेत, त्यानंतर ते कोणतं काम करतात, या सर्व ज्या गोष्टी आहेत त्या सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये येतात। त्यानंतर वैयक्तिक किंमत म्हणजे एखाद्या वस्तूची जी वैयक्तिक किंमत आहे त्याचा अभ्याससुद्धा सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो। उदाहरणार्थ एखादा टेलर असेल, त्याने एखादा ड्रेस शिवला असेल, साधारण त्या ड्रेसची किंमत जर बाजारामध्ये 400 रुपये असेल आणि याला जर वाटलं की आपण तो ड्रेस आपण थोडा महाग विकू, 600 रुपयाला विकू, 800 रुपयाला विकू, त्याच्या मतानुसार, तर तो ते विकू शकतं। आणि त्याचं जे अभ्यास आहेत ते सुद्धा मायक्रो इकॉनॉमिक्समध्ये, सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये होतं। त्यानंतर लोकांना मिळणारी जी मजुरी आहेत त्या मजुरीचा अभ्याससुद्धा सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये होतो। उदाहरणार्थ एखादा लेबर असेल, शेतामध्ये काम करणारा, त्याला मिळणारा मोबदला किती आहेत, त्यानंतर एखादा कंपनीमध्ये कामगार असेल त्याला मिळणारा मोबदला, एखादा ऑफिसर असेल, शिक्षक असेल, त्यांना मिळणारा मोबदला। तर हे जे वैयक्तिक जे मोबदले असतात, जी मजुरी असते, ते सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये केली जाते, फक्त वैयक्तिक। त्यानंतर उत्पन्न, प्रत्येकाचं उत्पन्न हे भिन्न भिन्न असतं। जर एखाद्या व्यक्ती काम करत असेल तर त्याला उत्पन्न असतं, एखाद्या व्यक्तीने जर काम नाही केलं त्याला उत्पन्न असतं, परंतु काम केलं किंवा नाही केलं त्याचा अभ्यास सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो। उदाहरणार्थ मजूर आहेत, त्याला मिळणारा मोबदला हा कमी असेल तरीसुद्धा त्याचा अभ्यास सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो। एखादा उद्योगपती असेल, त्याला मिळणारा मोबदला हा खूप जास्त असतो, उत्पन्न हे जास्त असतं, त्याचा अभ्याससुद्धा केला जातो। व्यापारी असेल त्याचासुद्धा सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये अभ्यास केला जातो। तर या सर्व घटकांचा अभ्यास सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो। त्याचप्रमाणे वैयक्तिक जरी उद्योग असेल, उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीचा उद्योग असेल, तो दरवाजे बनवतो, दार बनवतो, खिडक्या बनवतो, त्याची छोटीशी फॅक्टरी आहे, तर त्या फॅक्टरीमध्ये किती उलाढाल होते, किती लोक काम करतात, त्याचं उत्पन्न किती आहे, त्याच्यामध्ये खर्च किती आलेले आहेत, त्याच्यामध्ये सेविंग किती आहेत, या सर्व गोष्टींचा अभ्यास सूक्ष्म अर्थशास्त्र करतो। आता जर आपण तुलना केली तर व्हिडिओकॉन ही त्यापेक्षा मोठी इंडस्ट्री आहेत आणि
एखादा बर्फाचा कारखाना असेल किंवा आईस्क्रीमचा कारखाना असेल तर ही इंडस्ट्री त्या मानाने थोडी छोटी असेल. मग छोटी असेल किंवा मोठी असेल परंतु तो एक युनिट आहे, छोटा घटक आहे. मग त्या हिशोबाने त्याची स्टडी आपण मायक्रो अर्थशास्त्रामध्ये सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये करतो. त्यानंतर एखादी वस्तू असेल, वस्तूचा अभ्याससुद्धा सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो. उदाहरणार्थ फ्रीज असेल, कूलर असेल किंवा छोट्या मोठ्या ज्या वस्तू असतील, पेन असेल, तर याचा अभ्यास सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो. तर याच्या पहिल्या तासामध्ये आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि स्थूल अर्थशास्त्र या दोन्ही संकल्पना बघितलेल्या आहेत. तरी आपण त्या थोडक्यात या संकल्पनेच्या दृष्टिकोनातून बघून घेऊ, जेणेकरून ते तुम्हाला पटकन समजेल. उदाहरणार्थ ज्यावेळेस आपण एका व्हिडिओकॉनचा अभ्यास करतो ते येतं मायक्रो इकॉनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये, आणि ज्यावेळेस आपण महाराष्ट्रामधील कंपन्या किंवा देशामधील ज्या कंपन्या आहेत त्या सर्वांचा अभ्यास करतो ते जातो स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये. त्याचप्रमाणे ज्यावेळेस आपण एका घराचा अभ्यास करतो ते जातो सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र आणि देशातील जेवढे घरं आहेत त्यांचा जेव्हा आपण अभ्यास करतो, त्यांचं उत्पन्न असेल, त्याच्यानंतर त्यांची बचत असेल, त्यानंतर त्यांची इन्व्हेस्टमेंट गुंतवणूक असेल, तर या सर्व ज्या गोष्टी आहेत त्या स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये येतात, कारण त्यांचा स्कोप हा मोठा असतो. त्याचप्रमाणे एखाद्या वस्तू जर प्राईज असेल ती एखाद्या कंपनीचे असेल, उदाहरणार्थ आपण ड्रेस वगैरे बघितले आहेत, तर ते सूक्ष्ममध्ये. परंतु ज्यावेळेस आपण त्या वस्तूची किंमत देश पातळीवर किंवा राज्य पातळीवर ठरवतो तर ते स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये येतं. उत्पन्नाचं पण तसंच आहे. तर या सर्व ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण जेव्हा थोड्या प्रमाणात बघतो तर ते येतात मायक्रोमध्ये, सूक्ष्ममध्ये, आणि याच गोष्टी जेव्हा आपण व्यापक प्रमाणात बघतो तर ते येतात स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये. त्यावेळेस आपण दोघांची कन्सेप्ट बघितली. त्यानंतर आपण सिग्निफिकेशन्स आणि लिमिटेशन्स बघू, म्हणजे सूक्ष्म अर्थशास्त्राचे महत्त्व आणि मर्यादा. इसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिग्निफिकेशंस और उसके लिमिटेशंस के बारे में देखेंगे कि तो हर चीज़ का अगर स्कोप है तो उसके लिमिटेशंस भी हैं, उसके मर्यादा भी है. इसके अंदर पहली जो उसकी लिमिट है, लिमिट से पहले हम उसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला जो इम्पोर्टेंट है उसके अंदर प्राइस. जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं या किसी भी चीज़ की हम अगर बारीकी से स्टडी करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हम उसकी जो कीमत है वो सही से डिसाइड कर पाते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया है, जैसे हमने मोबाइल की कंपनी बनाई है और हमने मोबाइल का प्रोडक्शन किया है और उस मोबाइल के जो प्राइस है वो हमने बिना जाने कुछ भी रख दी है, तो ऐसे वक्त में होता ये है कि उसकी कीमत की वजह से उसका जो सेल है वो सही से नहीं हो पाता है. जैसे इन केस हमने जो मोबाइल बनाया है उसकी कीमत हमने रखी है 1000 रुपये, और हम जहाँ उससे सेल करने वाले हैं वहाँ का जो एरिया है वो बहुत ही हाई फाई एरिया है, और वहाँ पर अगर हम ये चीज़ सेल करते हैं तो वो उस चीज़ की डिमांड बहुत कम हो जाती है, क्योंकि एक स्टेटस की बात होती है. जब हम कोई हल्की चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो ये समझ में आता है कि हम थोड़े गरीब किस्म के हैं. तो हमें ऐसी जगह पर प्राइस रखने से पहले देखना चाहिए कि उसको हम किससे सेल कर रहे हैं. अगर वहाँ पर हाई फाई एरिया के लोग हैं तो उसे हम थोड़ा हाई फाई रेट में ही सेल करते हैं. जैसे आप अगर चाय की भी बात ले लें तो आप अगर चाय रोशन गेट पे या कहीं और लेते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो कम होती है. वही चाय अगर आप 5 स्टार में या कैनॉट प्लेस में कहीं और लेते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो डिफरेंट होती है. उसी के साथ साथ अगर हम कार की बात ले लें कि अगर हमारे घर के सामने नैनो कार खड़ी है और दूसरे के घर के सामने अगर स्कोडा कार खड़ी है या कोई और कार खड़ी है, तो बिना बताए ही हम समझ लेते हैं कि उनकी जो इकोनॉमिक्स कंडीशन है वो क्या है. तो जब हम किसी चीज़ की प्राइस डिसाइड करते हैं तो हमें वहाँ का जो एरिया है उसकी जो स्टडी है वो बारकाई से माइक्रो में करनी चाहिए, तभी हम अपनी प्राइस का सही डिसीजन ले सकते हैं. अगर वो स्लम एरिया है और स्लम एरिया के अंदर हमने अगर कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया है, उसकी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, तो ऐसे वक्त में होगा ये कि वहाँ पर उसकी डिमांड नहीं आएंगी और वहाँ पर आपका लॉस हो सकता है. अगर आप ये चाहते हैं कि आपका वहाँ पर लॉस ना हो तो ऐसे वक्त में आपको उसकी सही से स्टडी करके उसकी जो प्राइस है वो एक
फिक्स रखनी चाहिए ताकि आपको लॉस ना आए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको यही बताता है कि किसी भी चीज़ की प्राइस फिक्स करने से पहले आप उसे इन डिटेल अच्छी तरह से जान लें। आता आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्राचे महत्त्व बघणार आहोत। त्यामधला जे पहिला मुद्दा आहे ती आहे किंमत। सूक्ष्म अर्थशास्त्राचे जे महत्त्व आहे ते यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत की ज्या वेळेस आपण एखाद्या वस्तूचं उत्पादन करतो तर त्या वस्तूची किंमत ठरवणे महत्त्वाचे असते। त्यावेळेस सूक्ष्म अर्थशास्त्र आपल्याला काय म्हणतो की त्याचे जे बारकावे आहेत ते व्यवस्थित बघा आणि त्याचा व्यवस्थित अभ्यास करा। उदाहरणार्थ जर समजा आपण एखाद्या वस्तूचं उत्पादन केलं, उदाहरणार्थ आपण जर बिस्किट जर बनवला आणि तो एरिया जर खूप हाय लेवलचा असेल, त्या ठिकाणी आपण ते वस्तू विकणार आहोत आणि त्याची किंमत जर आपण खूप कमी ठेवली तर अशा वेळेस स्टेटस म्हणून ते लोक खूप स्वस्त वस्तू जे आहेत ते खरेदी करत नाहीत। त्याचं उदाहरण जर आपण घेतलं, उदाहरणार्थ एक ठिकाणी 2 घरे आहेत आणि एक घरासमोर नॅनो कार उभी आहेत आणि दुसऱ्या घरासमोर स्कोडाची किंवा त्यापेक्षा महाग कार उभी आहेत, तर ती कार पाहूनसुद्धा आपण अंदाज लावू शकतो की त्यांची इकॉनॉमिक्स कंडिशन, आर्थिक स्थिती कशी असेल। म्हणजे कोणत्याही वस्तूची किंमत ठरवताना ती वस्तू सेवन करणारे लोक कोण आहेत यावरती थोडा विचार केला पाहिजे आणि हा विचार जर आपला योग्य असेल तर साहजिकच आपल्याला उद्योगामध्ये जास्त नुकसान होत नाहीत, पर्यायाने नफा जास्त होतो। त्याचप्रमाणे आपण साधा चहाचं जर उदाहरण घेतलं तर चहाची किंमत आहे ती स्थानप्रत्ये बदलत जाते। उदाहरणार्थ जर सलाम एरिया असेल तर त्या ठिकाणी चहाची जी किंमत आहे ती खूप कमी असते। त्या उलट जर थोडा हायफाय एरिया असेल तर त्या ठिकाणी चहाची किंमत ही जास्त असते। मग तो व्यक्ती काय करतो, पहिले त्या परिसराचा पूर्ण अभ्यास करतो आणि त्यानुसार ती किंमत ठरवतो। म्हणजे जर आपल्या किमतीचा परिणाम जर आपल्या मागणीवर होत असेल तर अशा वेळेस तो किंमत कमी किंवा जास्त करतो, कारण लोक स्टेटसनुसार ती वस्तू खरेदी किंवा विक्री करतात। जर काही लोकांचा असा समज असतं की आपण जर खूप महाग वस्तू खरेदी केली तर आपला स्टेटस असतो। उदाहरणार्थ आपण जेव्हा एखाद्या घरामध्ये जातो तर ते आपल्याला सांगतात की मी जी वस्तू खरेदी केलेली आहे ती 10,000 रुपयाला आहेत आणि मी ती फॉरेन आणलेली आहेत। आपल्याला माहिती आहे की तीच वस्तू जर आपण साध्या बाजारला गेलो तर त्या ठिकाणी आपल्याला ती 100-200 रुपयामध्ये मिळू शकते, परंतु तीच वस्तू त्यांनी 10,000 रुपयामध्ये आणली, कारण ते एक स्टेटस असतं। मग त्या वस्तूची जी किंमत आहे ती कशावर ठरली, त्याचे बारकाईने अभ्यास केला, ती वस्तू वापरणार कोण आहे त्या दृष्टिकोनातून त्याची किंमत ठेवली। म्हणजे त्या वस्तूसाठी असणारी मागणी आणि त्याला वापरणारे जे लोक आहेत त्याचा आपण बारकाईने अभ्यास केला तर त्याची चांगल्या प्रकारे विक्री होते आणि पर्यायाने उत्पन्न पण चांगलं होतं। म्हणजे कोणत्याही गोष्टीचा बारकाईने अभ्यास केला पाहिजे, हे सूक्ष्म अर्थशास्त्र शिकवतो। दूसरा पॉइंट है क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद होती है। जैसे इन केस अगर आपने कोई इंडस्ट्री वगैरह लॉन्च की है, उसमें आपका कोई प्रोडक्शन है, आपके जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, मगर फिर भी आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है कि आपका सेल ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा है, उसकी बिक्री ज़्यादा क्यों नहीं हो रही है, तो ऐसे वक्त में आप क्या करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सहारा लेके उसकी बारीकी से स्टडी करेंगे कि हम जो चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हम किसे सेल कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक्स कंडीशन क्या है। दूसरी बात ये हो सकती है कि हम जो चीज़ का सेल कर रहे हैं, जो चीज़ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका मार्केट में सप्लाई कितना है। जैसे इन केस हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है पर अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से आपको पता है किसी चीज़ का सप्लाई अगर बढ़ जाता है तो उसकी जो रेट है वो कम हो जाते हैं। उसी के साथ साथ हमारी चीज़ की जो प्राइस है वो कितनी है, अगर हमारी चीज़ की प्राइस अगर बहुत ज़्यादा है और उसकी कंपटीशन में कोई और प्रोडक्शन अगर उतरा है, उसकी प्राइस अगर कम है, तो ऐसे वक्त में हमारी चीज़ की जो डिमांड है वो कम होने वाली है। तो अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करते हैं कि वो चीज़ क्यों हो रही है उसकी इन डिटेल और बारीकी से जांच की जाती है। हम पर्सनल लोगों से जाकर मिल सकते हैं कि आपको हमारे प्रोडक्शन के अंदर क्या कमियां नज़र आती हैं या आप क्या चाहते हैं कि हम उसके अंदर चेंजेस लाए जिसकी वजह से वो चीज़ आपको पसंद आए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये माइक्रो लेवल पर हो सकती है। पर्सनल हम लोगों से जाके मिल सकते हैं और उनकी राय लेकर, उनकी फीडबैक लेकर हमारे जो प्रोडक्शन की जो खामियां हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। त्यानंतर मायक्रो इकॉनॉमिक्सचा जे दुसरा पॉईंट आहे त्यामध्ये प्रश्न सोडवणे, जे आपल्यासमोर जे प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्राचा उपयोग करू शकतो। उदाहरणार्थ आपण एखादी कंपनी उघडली, त्यामधला एक प्रोडक्ट आहे, आपण ते
खूप चांगल्या प्रकारे प्रोडक्शन करतो, पण ते विकल्या जात नाही आहेत, समाजामधून त्याला मागणी येत नाही आहे, बाजारामध्ये त्याला मागणी येत नाही आहे. मग अशा वेळेस काय करणार आपण? अशा वेळेस आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्राचा उपयोग करू आणि त्याचं कारण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू. मग आपण काय करू? प्रत्यक्षात लोकांना जाऊन ते विचारू की तुम्ही हा प्रोडक्ट का घेत नाही आहेत, त्याला तुम्हाला याच्यामध्ये काय कमी वाटते. मग ते त्यांचा फीडबॅक देतात. त्याचप्रमाणे आपण मार्केटचा पहिले अभ्यास करू की आपण जी वस्तू मार्केटमध्ये विकत आहे त्याची किंमत किती आहेत आणि त्याला कोणी स्पर्धक आहे का? आहे तर मग त्यांच्या वस्तूंची गुणवत्ता किती आहेत, आपल्या वस्तूची गुणवत्ता किती आहे, दोघांच्या किमतीमध्ये किती फरक आहेत. जर त्यांची किंमत ही कमी असेल, आपली किंमत ही जास्त असेल तर साहजिकच ते लोक खरेदी करणार नाहीत. त्याचप्रमाणे पुरवठ्याचा प्रश्न आहे. जर पुरवठा हा खूप जास्त असेल आणि गुणवत्ता ही किती चांगली असेल तर अशा वेळेस मला माहिती आहे की पुरवठा जास्त अर्थात त्याची किंमत कमी होते आणि त्याचा मागणीवर परिणाम होतो. या सर्व ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये बघू शकतो, त्याचा अभ्यास करू शकतो. या सर्व जर आपण गोष्टी केल्या तर साहजिकच आपला जो प्रश्न आहे तो संपुष्टात येतो. त्यासाठी आपल्याला सूक्ष्म अर्थशास्त्र मदत करतो. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमको प्लान बनाने में मदद मिलती है. तो हर चीज़ की जो है हमको एक प्लानिंग करना पड़ती है और वो प्लानिंग हमको इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है. जैसे हमें अगर कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए हम इसका जो प्लेस है वो डिसाइड करते हैं कि हमको वो इंडस्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश करनी है. तो अब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के बाद उसकी जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, फिर वो रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा. अगर वो रॉ मटेरियल वही अगर आसपास में है तो फिर हम वहाँ पर इंडस्ट्री खोल सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हम वो चीज़ बेचने वाले कहाँ पर है. अगर जहाँ पर हम वो चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ पर अगर हमको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है तो ज़रूरी नहीं कि उसकी जो ख़रीदार हो वो वही मौजूद हो, वो कई और भी हो सकते हैं. फिर हम वहाँ जाकर उस चीज़ को अगर बेचते हैं तो उसके लिए ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह कितना आता है. ये सब जो चीज़ें हैं इनकी स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं. कहीं ऐसा ना हो कि हमने जहाँ पर हमने कंपनी खोली है वहाँ पर उसकी डिमांड ही ना हो और वो हमको कहीं और अगर बेचना है और उसके लिए ट्रैवलिंग कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा आती है तो ऐसे वक्त में हमें वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं खोलनी चाहिए. ठीक उसी तरह से अगर हम जहाँ पर इंडस्ट्री खोल रहे हैं वहाँ पर उसकी डिमांड हो मगर उसका जो रॉ मटेरियल है वहाँ पर अवेलेबल ना हो, वो रॉ मटेरियल हम कहीं और से लाते हो और उसके लिए ट्रैवलिंग कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा हो, तो ये सब जो चीज़ें हैं इनकी स्टडी जो है हम मायक्रो इकॉनॉमिक्स में करते हैं. त्यानंतर जो पुढचा मुद्दा आहे तो आहे नियोजनाचा. कोणतीही इंडस्ट्री किंवा कोणताही उद्योग स्थापन करण्यासाठी आपण त्याचं नियोजन करणं गरजेचं आहे. जर आपण त्याचं नियोजन योग्य केलं तर त्याचा परिणाम काय होतं की आपला जो निर्णय आहे तो चुकत नाही. उदाहरणार्थ आपण जी कंपनी उघडणार आहोत त्यासाठी जे ग्राहक आहेत ते ग्राहक ज्या ठिकाणी जास्त अवेलेबल असतात आपण त्या ठिकाणी ती इंडस्ट्री उघडायचा प्रयत्न करतो किंवा उघडतो. आणि त्यासाठी जे कच्चा माल आहे ते जर खूप लांब असेल तर अशा वेळेस आपण बाहेरून तो कच्चा माल आपल्याकडे आणतो आणि त्यासाठी जर खूप खर्च येत असेल तर अशा वेळेस आपल्याला त्याची किंमत जास्त ठेवावी लागेल आणि पर्यायाने आपलं माल जास्त विकला जाणार नाहीत. मग अशा वेळेस काय होतं की आपण ज्या ठिकाणी कच्चा माल अवेलेबल आहे त्या ठिकाणी आपण ती इंडस्ट्री उभारू आणि नंतर जो पक्का माल आहे तो आपण दुसरीकडे विकू. त्याचप्रमाणे जर त्या वस्तूचा पुरवठा बाजारामध्ये खूप जास्त असेल म्हणजे बाकीचे लोक आहेत ते ऑलरेडी त्या वस्तूचं उत्पादन करतात आणि ते विकत आहेत, तर अशा वेळेस जर आपण सुद्धा ती इंडस्ट्री उघडली तर आपल्याला त्यामधून नफा मिळेल किंवा नाहीत. या सर्व ज्या बारीक बारीक गोष्टी आहेत त्याचा अभ्यास सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो. म्हणून कोणत्याही गोष्टीचं नियोजन करताना प्लॅन करताना आपल्याला सूक्ष्म अर्थशास्त्राचा खूप मोठ्या प्रमाणात उपयोग होतो. बाकीचे मुद्दे आपण नंतर बघू. इसके बाद के जो पॉइंट्स है वो हम बाद में देखेंगे.